हाइटर एक मैन ऑफ फेथ है जिसने अपनी लाइफ के आखिरी साल अंत की तैयारी में बिता दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी हेल्थ गिरती है वो अचानक एक एंशिएंट और फॉरबिडन स्पेल खोजना शुरू कर देता है जो इममॉर्टैलिटी दे सकता है। फ्रियरन जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका पुराना दोस्त अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। एक एल्फ के लिए उनके आखिरी एडवेंचर के बाद के 50 साल बस पलक झपकते ही बीत गए, लेकिन इंसान हाइटर के लिए ये एक पूरी लाइफ टाइम थी। इमॉर्टैलिटी की ये खोज असल में सिर्फ एक दिखावा है। हाइटर चाहता है कि फ्रियरन उसकी अडॉप्टेड अनाथ बच्ची फर्न को अपने साथ ले जाए और उसे एक मेज की तरह ट्रेन करे, लेकिन फ्रियरन साफ मना कर देती है। उसका लॉजिक बहुत कोल्ड है और सदियों की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ह्यूमन अप्रेंटिसेस फिजिकली बहुत फ्रेजाइल होते हैं और स्टेटिस्टिकली एक मेज की खतरनाक जर्नी से उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फ्रियरन के लिए फर्न को साथ ले जाना उस बच्ची के लिए एक डेथ सेंटेंस जैसा होगा। वो कम उम्र वाले ह्यूमंस को एक्टिव कॉम्बैट के रिस्क्स के लिए बहुत प्रेशियस और वल्नरेबल मानती है। फ्रियरन अप्रेंटिसशिप की इस रिक्वेस्ट को तुरंत छोड़ देता है। इसके बजाय वो एक सेकेंडरी फेवर की बात करता है जो एक रेयर आर्कियोलॉजिकल खोज से जुड़ा है। ये है ग्रिमोयर ऑफ ईविग, एक लेजेंडरी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इटर्नल लाइफ के सीक्रेट्स छुपे हैं। इसके पेजेस पर केओटिक रून्स और डेड लैंग्वेजेस का एक जाल बिछा हुआ है। हाइटर एक नई डील रखता है कि फ्रियरन इस किताब को डिसाइफर करने के लिए यहाँ रुकेगी और अपने खाली समय में वो फर्न को बेसिक मैजिकल ट्यूटरिंग देगी। एक इमॉर्टल एल्फ के लिए ये ट्रेड बहुत इरेजिस्टिबल है। उसे एक वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल पजल को सॉल्व करने का मौका मिल रहा है और बदले में उसे बस उस बच्ची पर थोड़ी सी सुपरविजन रखनी है। ये डायग्राम दिखाता है कि एंशिएंट मेजेस अपने काम को कैसे प्रोटेक्ट करते थे। वो अपने स्पेल्स के ऊपर ज्योमेट्रिक साइफर्स की लेयर्स चढ़ा देते थे ताकि सिर्फ बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले लोग ही उन्हें हटा सके। इन लेयर्स को एक एक करके हटाना पड़ता है। इसमें सालों की कांस्टेंट कैलकुलेशन लगती है। पेजेस को एनालाइज करने के बाद फ्रियरन कैलकुलेट करती है कि उसे किताब के एंड तक पहुंचने के लिए 5 से 6 साल का स्टेडी वर्क करना पड़ेगा। एक इंसान के लिए आधे दशक की ये कमिटमेंट उसकी जवानी के बचे हुए साल खा जाएगी, लेकिन फ्रियरन के लिए ये बस एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन है जो उसकी मेमोरी में शायद कुछ दिनों से ज्यादा का नहीं है। ये ईविक ग्रिमोयर एक टेम्परल एंकर की तरह है। ये एक ऐसी पजल है जिसे स्पेसिफिकली एक एल्वन माइंड को एक फिक्स्ड टाइम के लिए ऑक्यूपाई करके रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब फ्रियरन किताब पर फोकस करती है, फर्न बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करती है। फ्रियरन इसमें ज्यादा दखल नहीं देती और लड़की को अपनी खुद की पेस पर काम करने देती है। ये ग्राफ एक स्टैंडर्ड मेज के एनर्जी सिग्नेचर को फर्न के आउटपुट से कंपेयर करता है। फर्न का सिग्नेचर परफेक्टली स्टेडी और लगभग इनविजिबल है, मैना को छुपाने का एक ऐसा लेवल जो उसकी उम्र के किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। फ्रियरन रियलाइज करती है कि भले ही फर्न मैसिव एक्सप्लोजन्स पर फोकस नहीं करती, लेकिन उसका कंट्रोल और एफिशिएंसी पहले ही एक मास्टर के लेवल तक पहुंच रहे हैं। हाइटर ने उस बच्ची की वर्थ साबित करने के लिए एक सिंगल माइलस्टोन सेट किया था। उसे इतनी फोर्स के साथ एक स्पेल फायर करना होगा जो जंगल में मौजूद एक बहुत बड़े पत्थर के आर पार हो जाए। ये अरेंजमेंट फर्न को दुनिया की फ्रंटलाइन से सेफली दूर रखता है, जिससे वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन मास्टर क्लास फंडामेंटल्स को अच्छे से रिफाइन कर सके। ये टाइमलाइन ग्रिमोयर पर फ्रियरन की प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। कोड को क्रैक करने के लिए चाहिए 5 साल का विंडो फर्न की डेवलपमेंटल ट्रैक के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। जैसे जैसे डिक्रिप्शन पूरी होने वाली होती है, फर्न बिल्कुल उस एग्जैक्ट उम्र और स्किल लेवल पर पहुंच जाती है जो एक मेज के तौर पर सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। हाइटर कभी भी उस इमॉर्टैलिटी स्पेल का यूज करना नहीं चाहता था। वो किताब तो सिर्फ एक डिकॉय थी, एक तरीका ताकि फ्रियरन उस बच्चे के रेडी होने से पहले वहां से चली ना जाए। हाइटर जानता था कि 5 साल फ्रियरन के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने टाइम को देखने के उस एल्वन परसेप्शन का इस्तेमाल उसे तब तक रोक कर रखने के लिए किया जब तक फर्न मैच्योर नहीं हो जाती। उस प्रीस्ट ने 1000 साल पुरानी मेज को मात दे दी थी। उसने फ्रियरन की खुद की क्यूरियोसिटी को मैनिपुलेट किया ताकि ये पक्का हो सके कि उसकी बेटी को एक ऐसा टीचर मिले जो उसे सेफ रख सके। हाइटर ने अपनी मौत को सालों पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसने अपनी बाकी बची हुई एनर्जी उस बच्ची के फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा दी जिसे वो पीछे छोड़ने वाला था। टाइमलाइंस पूरी हो चुकी है, किताब डिकोड हो चुकी है और फर्न अब इतनी बड़ी हो गई है कि हाइटर ने सेट किए हुए माइलस्टोन का सामना कर सके। फर्न आखिरकार अपना इकट्ठा किया हुआ मैजिक रिलीज करती है और एक हाईली फोकस्ड बीम सीधा उस विशाल पत्थर के सेंटर के आर पार निकाल देती है। फ्रियरन रियलाइज करती है कि हाइटर जिस सीक्रेट के पीछे भाग रहा था वो किसी
एंशिएंट किताब के रून्स में नहीं छुपा था। वो सीक्रेट था अपनी खुद की नॉलेज को एक ह्यूमन सक्सेसर के हाथों में सक्सेसफुली सौंपना। हाइटर समझता था कि एक डिकोडेड स्पेल बुक भी आखिरकार खत्म हो जाती है, लेकिन एक मास्टर से स्टूडेंट तक पास किया हुआ डिसिप्लिन एक ऐसी लेगेसी बनाता है जो कई जन्मों तक कायम रहती है।